अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ फॉर यू। तो दोस्तों, अभी हम सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज़ ऑफ ड्राइंग मास्टर दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पास्ट पेपर ऑफ ईटा एंड एनटीएस। जितने भी ईटा और एनटीएस के पास्ट पेपर्स हैं उनमें डीएम के जो एमसीक्यूज़ आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, उनका सिलसिला जो हमने शुरू किया, इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी दूसरा पार्ट अपलोड करते हैं। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव कवर्ड 20 एमसीक्यूज़। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। और क्वेश्चन नंबर 21 में जी पूछ रहे हैं, अ प्लेन फॉर ऑर्गेनाइजिंग कलर इज़ कॉल्ड व्हाट। जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं, ड्राइंग कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपका जो फोकस होता है वो कलरिंग पे होता है। कलर अरेंज करना शुरू कर देते हैं, कलरिंग की प्लानिंग करते हैं। सो प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग कलर इज़ नाउन एज अ कलर स्कीम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो प्लान आप करते हैं कलर को, इसको हम कलर स्कीम कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द वे टू डू एन आर्ट क्रिटिक यू। आपने एक आर्ट बनाई है और आप चाहते हैं कि अपने आर्ट को क्रिटिक यू करे। क्रिटिक यू मीन्स कि जो बंदा इसको देख रहा हो उस पर गुड इंप्रेशंस पड़े और वाकई वो आपकी इस पेंटिंग को सराहें, इसकी तारीफ़ करें, क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है यूनिक ही होनी चाहिए। कलरिंग और इसी तरह शेप्स, लाइंस, सब कुछ उसमें यूनिक होना चाहिए। तो ये सारा कुछ कब होगा, आपका आर्ट जो है कब क्रिटिक्यू बनेगा, जब आप अपने आर्ट को डिस्क्राइब करेंगे, हर चीज़ जो है प्रॉपरली होगी, एनालाइज करेंगे, अपने आर्ट को इंटरप्रीट करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे। जब आप ये तमाम वेज उस पर अप्लाई करेंगे, देन योर आर्ट विल बी क्रिटिक्यू। सो हेयर ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23, अ रिपीट ड्राइंग और पेंटिंग। अक्सर कभी कभार जब हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो हम जल्दी से उस काम का एक स्केच सा बना देते हैं। मतलब एक सबसे पहले मनसूबाबंदी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या करना होता है। एक छोटा सा मैप अपने लिए ड्रॉ कर लेते हैं। सो जो जल्दी में हम ड्राइंग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड स्केच। इसको हम स्केच कहते हैं। हम पहले अपने लिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अपना एक स्केच बना लेते हैं, या फॉर एग्जांपल हम ड्राइंग में पेंटिंग कर रहे हैं, किसी भी शक्ल की या किसी भी तस्वीर की पेंटिंग कर रहे हैं, तो पहले अपने लिए स्केच बनाते हैं और फिर उसी स्केच को लेके हम डिटेल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे रिपीट ड्राइंग और पेंटिंग दैट मे बी यूज्ड टू कंप्लीट इटसेल्फ और यूज्ड फॉर मोर डिटेल प्रोजेक्ट, दिस इज नाउन एज स्केच। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। So question number 24, आर्ट ओवरलैप ऑब्जेक्ट टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ स्पेस ऑन अ फ्लैट सरफेस। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम पेंटिंग करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने पेंटिंग में पहाड़ों को लेके आना है, तो पहाड़ अब एक पहाड़ नहीं है कि बस वो सामने से ही उसको हम लेके आएँ। कभी कभार ऐसे होता है कि पहाड़ी सिलसिला होता है, एक आगे होता है, उसके बाद फिर दूसरा पहाड़ी सिलसिला, तीसरा पहाड़ी सिलसिला। तो ये जो एक दूसरे के बाद पहाड़ आ रहे हैं, इसको अपने आर्ट में या ड्राइंग में किस तरह शो करना होता है, तो इसके लिए आर्टिस्ट जितने भी हैं ये इल्यूजन यूज़ करते हैं, इल्यूजन ऑफ स्पेस यूज़ करते हैं। इल्यूजन मीन्स कि जो आंखों को ये लगे कि हाँ ये पहाड़ आगे हैं, उसके बाद ये दूसरा आ रहा है, या ये ऑब्जेक्ट पहले है उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बाद ये तीसरी चीज़ आ रही है। तो चीज़ों को मैनेज करना, आगे पीछे करना और उससे वाज़ेह ये साबित होना कि हाँ ये आगे हैं और ये उसके बाद हैं, दिस इज़ नाउन एज इल्यूजन ऑफ स्पेस। तो आर्ट में जब भी ऑब्जेक्ट्स की ओवरलैपिंग होती है, ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर हम रखते हैं और ये साबित करते हैं कि ये पहले है ये उसके बाद है, ये हम आर्ट में ही करते हैं एंड दिस इज़ नाउन एज इल्यूजन ऑफ स्पेस। और यस इट इज़ ट्रू, ये सही है, आर्ट वाले ऐसे ही करते हैं। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25, स्पेस इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर्ट। चाहिए अपने याद रखना है, आर्ट के 7 बेसिक एलिमेंट्स हैं। आर्ट के 7 बेसिक एलिमेंट है। ये एक एमसीक्यूज़ ये भी बन सकता है, ये भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि देयर आर हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट। सो देयर आर 7 बेसिक आर्ट ऑफ देयर आर 7 बेसिक एलिमेंट ऑफ आर्ट। इसमें एक स्पेस भी है और इसी तरह आर्ट के प्रिंसिपल भी साथ हैं। देयर आर 7 प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, देयर आर 7 एलिमेंट ऑफ आर्ट। ये दोनों एमसीक्यूज़ अलग अलग हैं, आ सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिए नहीं है लेकिन ये भी अपने साथ नोट कर लें। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ वापस जाते हैं। क्या पूछ रहे जी, स्पेस इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर्ट दैट हेल्प्स क्रिएट द इल्यूजन ऑफ ग्राउंड। अच्छा जी, ये आपने देखा होगा इस तरह हम पेंटिंग में करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच हम फासला रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दो बंदों की तस्वीर हम आर्ट में लगा रहे होते हैं, या दो बंदे हमने उसमें ड्रा किए हुए हैं और उससे ये तासुर मिल रहा है कि हाँ ये दो बंदे खड़े हैं, तो उनके बीच जो स्पेस होता है, या एक आगे जा रहा होता है दूसरा पीछे जा रहा होता है, उनके बीच जो स्पेस होता है कि जो इल्यूजन क्रिएट करता हो, इल्यूजन के लिए यूज़ होता हो, या फिर ये साबित करता हो कि ये फोरग्राउंड है, ये मिडल ग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है। पेंटिंग में आगे वाली चीज़ को हम फोरग्राउंड कहते हैं, मिडल वाली चीज़ को हम बैकग्राउंड कहते हैं, और सबसे आखिर में जो चीज़ होती है उसको हम बैकग्राउंड कहते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि यस, स्पेस इसी पर्पस के लिए यूज़ होता है ताकि वो ये दिखा सके हमें कि ये फोरग्राउंड चीज़ है, ये मिडल ग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है। सो यहाँ पे भी ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन है।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26, द कलर रेड इज़ कंसिडर्ड इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कलर। रेड कलर जो है ये प्राइमरी कलर है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इससे पहले कि पार्ट फर्स्ट में हम बता चुके हैं कि प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, कितने हैं इनकी तादाद। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्टिकल आर्ट इज़ अ स्टाइल बेस्ड ऑन। ऑप्टिकल आर्ट जो है ये एक आर्ट है, ये किसके बेस पे होता है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन के बेस पे भी होता है, या ट्रैकलिंग दी आई, आई को धोखा देना या नज़र का धोखा जो है ये इन दोनों के बेस पे होता है। सो बोथ ए बी आर करेक्ट। ऑप्शन सी हेयर इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 28, द वे वी शो ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू अनदर इज़ दे रिसीड टू अ डिस्टेंस पॉइंट। अच्छा जी, ये इससे पहले जो हम कह चुके हैं कि फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड, जो हम आगे चीज़ ड्रा कर रहे होते हैं उसके बाद हम चीज़ को ड्रा कर रहे होते हैं, और पेंटिंग में उसके सबसे लास्ट में जो चीज़ हम ड्रा कर रहे होते हैं, दिस इज़ नाउन। ये सारा कुछ किस चीज़ में किया जाता है, दिस इज़ नाउन एज, ये सारा कुछ किया जाता है लीनियर परस्पेक्टिव में। ये एक टेक्निक क्यों है, लीनियर परस्पेक्टिव में ये सब कुछ किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, द वे वी शो ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू वन अदर। हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये आगे हैं, ये पीछे, इनमें डिस्टेंस ये आ रहा है। सो दिस वे इज़ नाउन एज लीनियर पर्सपेक्टिव। इस तरह क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी कलर्स आर देयर ऑन बेसिक कलर व्हील। कलर व्हील पे जो हम कलर व्हील ड्राइंग में लेते हैं उस पर 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं और 3 सेकेंडरी कलर्स होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 30, रेडियल बैलेंस मीन लाइंस और शेप्स ग्रोइंग फ्रॉम अ सेंटर पॉइंट। अक्सर आपने देखा होगा एक सेंटर पॉइंट होता है, उससे फिर लाइन निकली हुई होती है, या शेप्स उससे निकले हुए होते हैं हर तरफ में, हर डायरेक्शन में, और इक्वली निकले हुए होते हैं। जिस तरह मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, स्टार फिश की एग्जांपल ले लूँ। स्टार फिश का सेंटर, आप सेंटर ले लें, उससे 5 डायरेक्शन में उसके आर्म्स निकले हुए होते हैं। सो अब अगर आप स्टार फिश को इक्वली डिवाइड करना चाहें तो 5 रेडियल पार्ट्स में आप इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर साइड ये सेंटर से इक्वली है, हर तरफ एक एक आर्म लगा हुआ है। सो दिस इज़ नाउन एज रेडियल बैलेंस। जब भी कोई चीज़ दो से ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में तकसीम होती हो, दिस इज़ नाउन एज रेडियल बैलेंस। और यहाँ पे ये पूछ रहे कि रेडियल बैलेंस की एग्जांपल इन ऑप्शंस में से कौन सा है। ऑप्शन ए को देखे, फेस। फेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जो है अगर आप फेस को दो से ज़्यादा इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो हो सकता है कि कोई पार्ट एक में आ जाए दूसरे में ना आए। इस तरह एक वैलेंटाइन हर्ट जो हम आमतौर पे हर्ट बनाते हैं, ये भी नहीं है दो से ज़्यादा ये हर्ट अब दो पार्ट्स में तो इक्वली डिवाइड हो सकता है, लेकिन दो से ज़्यादा फिर ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा। और इसी तरह बटरफ्लाई भी दो से ज़्यादा नहीं हो सकता। स्नो फ्लैग को देखें, स्नो फ्लैग जो है ये एक शक्ल है, या आप सर्च कर ले देख ले। स्नो फ्लैग एक शेप है जिसमें सेंटर पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट होता है, और इससे हर साइड पे, हर डायरेक्शन में, चारों तरफ से इक्वली पार्ट्स निकले हुए होते हैं। सो इसको हम मोर देन 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। सो स्नो फ्लैग इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेडियल बैलेंस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ फोकल पॉइंट। ऑप्शन डी को आप देखिए, द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। पेंटिंग या आर्ट में जो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होती है, या जिस पे काम हो रहा होता है, दिस इज़ नाउन एज फोकल पॉइंट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32, शेडिंग विद सीरीज ऑफ डॉट। जब आप डॉट 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 लगाते हैं और उस पर शेडिंग करते हैं, दिस प्रोसेस इज नाउन एज स्टेपलिंग। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, पहले से लगा हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33, अ पोर्ट्रेट इज़। पोर्ट्रेट इससे पहले पार्ट में आप कह चुके हैं, एक लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। जब हम आउटडोर सिनेरियो की पेंटिंग कर रहे होते हैं, दिस इज़ नाउन एज लैंडस्केप। और अगर हम किसी जानवर या शख्स की पेंटिंग कर रहे होते हैं, उसकी स्केचिंग कर रहे होते हैं, दिस इज़ नाउन एज पोर्ट्रेट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए बनेगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर टर्शरी कलर। टर्शरी कलर जो है ये कौन से कलर होते हैं। सो टर्शरी कलर आर बेसिकली जब भी कोई प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर के साथ मिक्स होता है। ऑप्शन सी को आप देखिए, अ प्राइमरी कलर मिक्सड विद अ सेकेंडरी कलर दैट विल फॉर्म टर्शरी कलर। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले ईटा और इंटीज दोनों में आया हुआ है। अच्छा जी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, फिर भी याद रखें, हो सकता है ये वापस आए। क्वेश्चन नंबर 35, द प्लेसमेंट ऑफ लाइन, शेप, कलर और वैल्यू इन अ वर्क ऑफ आर्ट, बेसिकली द टोटल डिज़ाइन। अच्छा जी, जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं उसमें लाइन, शेप्स, कलरिंग, ये सारा कुछ हम करते हैं, वर्क करते हैं, उसमें कलरिंग करते हैं। सो दिस ऑल इज़ द डिज़ाइन कंपोजिशन। ये जो हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं इसकी कंपोजिशन में आता है, शेप्स, कलर, ये सारा कुछ इसके कंपोजिशन में आ रहा होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। एंड इसी तरह क्वेश्चन नंबर 36, अ प्राइमरी कलर मिक्सड विद अनदर प्राइमरी कलर। जब भी एक प्राइमरी कलर दूसरे प्राइमरी कलर के साथ मिलता है तो उससे सेकेंडरी कलर बनता है। ये दो एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं। दो प्राइमरी कलर आपस में मिलते हैं तो सेकेंडरी कलर बनाता है, और अगर एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर आपस में मिलता है तो इससे फिर टर्शरी कलर बनते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, एन ऑब्जेक्ट इन अ फोरग्राउंड शुड बी ड्रॉन स्मॉल। इससे पहले जो हम कह चुके हैं कि पेंटिंग में जब हम
आगे पीछे चीज़ें बना रहे होते हैं, उनको ओवरलैप कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ला रहे होते हैं। सो उसमें जो आगे वाला होता है दिस इज़ नाउन एज़ फोरग्राउंड, और अक्सर पेंटिंग में फोरग्राउंड वाली जो भी चीज़ हो वो बड़ा बनाते हैं, छोटा नहीं बनाते। फिर उसके बाद मिडल ग्राउंड वाला थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, उसके बाद जो सबसे बैकग्राउंड में होता है वो सबसे छोटा बनाते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इन अ फोरग्राउंड शुड बी ड्रॉन स्मॉल एंड टूवर्ड द टॉप ऑफ द पेपर। तो ये गलत है, ये फॉल्स है, ये छोटा नहीं होना चाहिए और टॉप पे भी नहीं होना चाहिए। टॉप पे बैकग्राउंड वाला जो है ये टॉप पे आता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड इसी तरह अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, वाई डू आर्टिस्ट एड टेक्सचर टू वर्क ऑफ आर्ट। अच्छा, ये इससे पहले हम कह चुके हैं कि आर्ट के 7 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ये टेक्सचर भी उनमें एक बेसिक एलिमेंट है। अभी ये टेक्सचर का क्या काम होता है, स्पेस तो इससे पहले हम कह चुके हैं कि स्पेस का क्या काम होता है। टेक्सचर का क्या काम होता है, जब आप टेक्सचर ऐड कर रहे होते हैं तो टेक्सचर हम इसलिए ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई पेंटिंग बनाई हुई है, उसमें उसमें पानी भी आ रहा है, आसमान भी आ रहा है, पहाड़ भी आ रहे हैं, दरिया, इस तरह वादी, ग्रीनरी, सब कुछ उसमें आ रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप एक चीज़ को सारे रंग तो आप नहीं दे सकते कि एक ही चीज़ को आपने सारे रंग देने हो। आपने ग्रीनरी को ग्रीन करना है, पहाड़ों को और रंग देना होगा, पानी को किसी और टाइप का कलर रंग टेक्सचर आपने देनी है। सो मुख्तलिफ टेक्सचर हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए को आप देखें, टू गिव इट फॉर्म, येस इट इज़ करेक्ट। फॉर्म देने के लिए, टू गिव इट कंट्रास्ट, ताकि वो एक दूसरे से जुदा लगे, इसलिए भी करते हैं। टू गिव इट इंटरेस्ट, और इंटरेस्टिंग के लिए भी करते हैं। आप पेंटिंग में देखिए मुख्तलिफ टेक्सचर उन्होंने यूज़ किए होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Is that question number 39? You do not need to draw a horizon line to use a vanishing point when drawing a perspective. अच्छा जी, इससे पहले हम हॉरिजन लाइन पे बात कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। हॉरिजन लाइन को हम ड्रॉ नहीं करते, क्यों नहीं करते? टू ड्रॉ, अच्छा जी, यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ अ हॉरिजन लाइन टू यूज़ अ वैनिशिंग पॉइंट व्हेन ड्राइंग अ पर्सपेक्टिव। दिस इज़ ट्रू। जब हम किसी भी वैनिशिंग पॉइंट को, वैनिशिंग पॉइंट भी हम इससे पहले कह चुके हैं कि वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है और हॉरिजन लाइन क्या होता है। सो दिस इज़ ट्रू, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 40, आज की वीडियो का आखिरी सवाल, स्केल रेफर टू अ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट। येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। स्केल के थ्रू हम क्या करते हैं, स्केल इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ट्रू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया, और बाकी जितने एमसीक्यूज़ है जो पास्ट पेपर का हिस्सा हैं, ये मैंने कलेक्ट किए पास्ट पेपर से, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगे। कोई भी चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे, और मुल्क भर में जितने भी डीएम टीचर्स के लिए टेस्ट मुनक्किद होते हैं उनके लिए आपकी तैयारी होती रही, क्योंकि हर टेस्ट में 30 एमसीक्यूज़ डीएम के होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट है ये, तो सबसे जो 30% एमसीक्यूज़ ये उठाते हैं। सो स्टे विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।